हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फाइनल सीए के एफआर सब्जेक्ट से इंडियाज 102 शेयर बेस्ड पेमेंट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स, जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम स्टार्ट करने के पहले मैं एक दो कॉन्सेप्ट कवर करा देता हूं, फिर हम आगे जाएंगे। देखिए, कंपनी के पास दो ऑप्शन होता है। कंपनी एम्प्लॉयज को जो बेनिफिट देगा, तो या तो शेयर्स के फॉर्म में देगा। मतलब अगर सपोज कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस से 150 है और वो उसे 100 पे देगा, मतलब डिस्काउंट पे शेयर इशू करेगा। दिस इज ऑप्शन वन। इस तरीके से एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया जाता है। या तो सेकंड तरीका होता है कि उसे हम कैश दे देते हैं। मतलब सपोज अगर कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है से 130 से, और कंपनी ने अपना एक्सरसाइज प्राइस यानी एम्प्लॉयज को बोला गया है कि भाई तुम 100 रुपीज में शेयर्स खरीद सकते हो, तो उनको ये जो 30 रुपीज का डिफरेंस है वो कैश में दे दिया जाएगा। इसी को हम बोलते हैं स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स। स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स मतलब शॉर्ट में सार्स। तो ये जो क्वेश्चन है हम जो करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, वो सार्स से कनेक्टेड है। ये एक चीज है। सेकंड सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है इंडियाज 102 के। और वो क्या है? सपोज सपोज मैं कंपनी अपने एम्प्लॉयज को जब शेयर्स देगा, और ये ग्रैंड डेट है, ये ग्रैंड डेट है। तो ग्रैंड डेट पे सपोज फेयर वैल्यू है 30 रुपीज। ईयर वन के एंड में हो गया सपोज फेयर वैल्यू 33। ईयर टू के एंड में हो गया फेयर वैल्यू 40। ईयर थ्री के एंड में हो गया फेयर वैल्यू 50। तो क्या होता है, हम जब डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे प्रोविजन करेंगे, जो लॉस का प्रोविजन करना होता है, अल्टीमेटली इंडेक्स 102 में क्या करना है, हमें जो लॉस होने वाला है उसका हमें प्रोविजन करना है एवरी ईयर। तो हम जब प्रोविजन करेंगे तो एज पर इंडेक्स 102 हमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांडेड्स को इग्नोर करना है, एंड ओनली दिस शुड बी कंसीडर्ड। प्रोविजन करते वक्त कोई भी ईयर में, तुम फर्स्ट ईयर के एंड में हो कि सेकंड ईयर के एंड में हो कि थर्ड ईयर के एंड में हो, हमें ग्रैंड डेट का फेयर वैल्यू लेना है। लेकिन यही चीज अगर मैं कैश दे रहा हूँ, सार्स, यही चीज अगर मैं सार्स दे रहा हूं, तो इन दिस सिनेरियो अगर ये डिफरेंट डिफरेंट डेट्स के फेयर वैल्यू है 30, 33, 40 एंड 50, तो हम जिस डेट पे प्रोविजन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे हूं से फर्स्ट ईयर के एंड में, तो मैं ये प्रोविजन का यूज करूंगा, ये फेयर वैल्यू का यूज करूंगा। और मैं अगर इस डेट पे हूं तो मैं 40 का प्रोविजन, 40 से प्रोविजन क्रिएट करूंगा। और मैं अगर यहाँ पे हूं तो मैं 50 से प्रोविजन क्रिएट करूंगा। इन शॉर्ट, अगर शेयर्स है तो हमें ग्रैंड डेट का फेयर वैल्यू लेना है, और कैश है तो हमें जो डेट पे मैं प्रोविजन कर रहा हूं वो डेट पे जो फेयर वैल्यू है वो लिया जाता है। फाइन, आई होप ये पॉइंट भी सबको समझ गया होगा। और एक अभी एक थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट, फिर मैं अपने इलस्ट्रेशन पे आऊंगा। टू थिंग्स आर कनेक्टेड। एक होता है, देखिए, बेनिफिट देने का दो तरीका होता है। कंपनी अपने एम्प्लॉयज को जब बेनिफिट देगा तो उसका दो तरीका होता है। एक मतलब जो बेनिफिट है वो या तो शेयर्स है तो सार्स में देंगे, कैश में देंगे, वो तो एक है ही। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है, या तो फेयर वैल्यू पे प्रोविजन होगा। हम जब इसका प्रोविजन करेंगे बेनिफिट का, हम जब प्रोविजन करते हैं तब या तो फेयर वैल्यू पे किया जाता है, और एक और टर्म होता है, आई मीन, वन सेकेंड, इंट्रिंसिक वैल्यू। प्रोविजन जो रहेगा ना, वो ऑलवेज फेयर वैल्यू पे होगा। लेकिन पेमेंट जो होता है, पेमेंट पेमेंट जो होगा, या तो वो फेयर वैल्यू पे होगा या तो इंट्रिंसिक वैल्यू पे होगा। मैं एक बार फिर से बताता हूं। मैंने क्या बोला कि कंपनी जब प्रोविजन करेगा, तो ये प्रॉपर लिख देता हूं सर, ये प्रॉपर ने लिखा है, वन सेकेंड। हाँ, कंपनी जब प्रोविजन करेगा, प्रोविजन, तो प्रोविजन करने के लिए तो हमें फेयर वैल्यू यूज करना है। लेकिन कंपनी जब पेमेंट करेगा, पेमेंट, तो उसके लिए या तो फेयर वैल्यू यूज किया जाता है या तो इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये क्वेश्चन में हम इसी कॉन्सेप्ट पे टच करेंगे। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर, आई मीन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 पे हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। पर पहले एक बार मैं फेयर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू का डिफरेंस समझा देता हूँ, फिर मैं सम पे स्टार्ट करता हूँ। तो एक होता है फेयर वैल्यू, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, अगर मैं सपोज यहाँ पे हूँ, ये डेट पे हूँ, ये जो है ये मेरा टोटल इसॉप का पीरियड है। ये जो टोटल वो हमारा एसबीपी जो है, शेयर बेस्ड पेमेंट, उसका टोटल पीरियड स्टार्ट टू एंड से 3 इयर्स है। ओके, से 3 इयर्स है। तो अब मैं यहाँ पे हूँ सपोज फर्स्ट ईयर के एंड पे। तो अगर कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को ऑप्शन दिया है कि भाई तुम 100 रुपीज पे शेयर्स खरीद सकते हो, ये हो गया हमारा एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस सपोज। और यहां पे प्राइस है सपोज 125। तो मैं जिस दिन पे हूं वो दिन पे अगर मुझे डिफरेंस निकालना है,
तो उसका जो डिफरेंस है उसी को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। आई होप ये ओके, ये तो बहुत सिंपल है। आज मार्केट का प्राइस 125 चल रहा है और आज एक्सरसाइज प्राइस 100 है, तो मेरा जो डिफरेंस है आज के दिन पे वो मुझे 25 रुपीज का है, वो मुझे 25 रुपीज का फायदा मिल रहा है एज एन एम्प्लॉय, तो वो होता है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू। लेकिन फेयर वैल्यू क्या होता है? फेयर वैल्यू होता है कि ये जो बेनिफिट है, मैं तो एक्सरसाइज यहीं पे कर पाऊंगा। एक्चुअली एक्सरसाइज तो यहाँ पे या उसके बाद होगा, जब हमारा वेस्टिंग पीरियड फिनिश हो जाता है उसके बाद हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये जो बेनिफिट जो यहाँ पे होने वाला है, उसका अगर आज मैं फाइंड करूं वैल्यू, उसको प्रेजेंट वैल्यू करो डिस्काउंटिंग करके या जो भी टेक्निक से, तो उसका जो प्राइस होगा वो होगा फेयर वैल्यू। और वो सपोज 30 रुपीज है फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने क्या बताया कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, अगर आज मैं एक्सरसाइज करूं और आज ही मुझे बेनिफिट जो मिलता है, तो उसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे कि अगर मेरा एक्सरसाइज प्राइस 100 है और आज मार्केट प्राइस 125 है, तो जो 25 रुपीज का डिफरेंस है आज के दिन में, वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। लेकिन अगर मैं आज के दिन इस डेट पे अगर मैं फेयर वैल्यू फाइंड करूं, तो मुझे देखना है कि अगर मैं एंड में परचेज करता हूं तो वहां पे क्या बेनिफिट मिलेगा, और उस बेनिफिट को अगर हम डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट में लेके आते हैं तो आज उसका वैल्यू क्या होगा। मतलब एंड का प्राइस, मार्केट प्राइस एस्टिमेट करके, और उसे डिस्काउंट, उसके उस बेनिफिट को डिस्काउंट करके जो प्राइस आएगा उसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू। फाइन, आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। इन शॉर्ट, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब आज का आज फायदा, और फेयर वैल्यू मतलब आगे जो फायदा होने वाला है उसको डिस्काउंटिंग करके आज क्या वैल्यू होगा, आज क्या बेनिफिट होगा, वो होगा फेयर वैल्यू। चलिए, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। An entity which follows its financial year as per the calendar year grants 1000 stock appreciation rights to each of its 40 management employees. हमने हमारे 40 एम्प्लॉइज को 1000 शेयर्स का राइट्स दिया है। शेयर अप्रिसिएशन राइट्स मतलब पैसे देने का प्रॉमिस। हमने उनको ये बोला भाई हम तुम्हें जो डिफरेंस होगा उसके पैसे देंगे, हम शेयर्स डिस्काउंट पे नहीं इशू करेंगे, रादर हम तुम्हें पैसे देंगे। SARS provide the employees with the right to receive, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये पूरे क्वेश्चन का। SARS provide the employees with the right to receive at the date when the rights are exercised cash equal to appreciation in the entity share price since the grant date। इसका मतलब फिर से रीड करो। SARS provide the employees with the right to receive at the date when the rights are exercised। जिस दिन पे हम राइट्स को एक्सरसाइज करेंगे उस दिन पे जो भी डिफरेंस होगा, जो भी अप्रिसिएशन होगा फ्रॉम द एक्सरसाइज प्राइस, उतने का हम कैश देंगे। इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस क्या बोल रहा है अल्टीमेटली, कि भाई हम तुम्हें इंट्रिंसिक वैल्यू का पेमेंट करेंगे, हम तुम्हें इंट्रिंसिक वैल्यू का पेमेंट करेंगे। देखो ये पैरा क्या बोल रहा है, SARS प्रोवाइड द एम्प्लॉइज विद द राइट। ये मैं बार बार पढ़ रहा हूं क्योंकि यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आगे पूरा सब नॉर्मल है। स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आता है कि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी इन्वॉल्व है। तो इसमें लिखा है SARS प्रोवाइड द एम्प्लॉइज विद द राइट टू रिसीव एट द डेट व्हेन द राइट्स आर एक्सरसाइज। जिस दिन पे तुम एक्सरसाइज करोगे उस दिन पे तुम्हें जो डिफरेंस होगा उसका पैसा मिलेगा, कैश इक्वल टू द अप्रिसिएशन द एंटिटी शेयर प्राइस सिंस द ग्रांड डेट। आई होप ये समझ गया होगा। तो इसका मतलब पेमेंट होगा इंट्रिंसिक वैल्यू से, लेकिन प्रोविजन तो हमें पता है, प्रोविजन तो हमें कैसा करना होता है, प्रोविजन करना होता है फेयर वैल्यू पे। ओके, प्रोविजन हमें ऑलवेज करना है फेयर वैल्यू पे, लेकिन पेमेंट फेयर वैल्यू पे भी हो सकता है और पेमेंट इंट्रिंसिक वैल्यू पे भी होगा। पर जनरली सार्स के केस में ऐसा होता है कि जिस दिन तुमने राइट्स को एक्सरसाइज किया वो दिन पे जो मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से दिया जाता है, तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया। ऑल ऑफ द राइट्स वेस्ट ऑन 31 दिसंबर एंड दे कैन बी एक्सरसाइज्ड ड्यूरिंग 7-8। ओके, 31 दिसंबर एक्सरसाइज मतलब 2 साल में एक्सरसाइज होगा। हमने 5 से स्टार्ट किया था, 2005 से, और ये एंड होगा 31 दिसंबर एक्स 6, तो 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है। एंड दे कैन बी एक्सरसाइज ड्यूरिंग 2007 X7 एंड X8, तो 2 साल में तुम उसे एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है और 2 साल का एक्सरसाइज पीरियड है। मैनेजमेंट एस्टिमेट्स एट द ग्रांड डेट द फेयर वैल्यू ऑफ ईच चार्ज इज 11। ये हमारा फेयर वैल्यू ऑन द ग्रांड डेट एंड इट एस्टिमेट्स दैट ओवरऑल 10% एम्प्लॉइज विल लीव ड्यूरिंग द 2 ईयर पीरियड। 2 साल में 10% लीव होंगे, हर साल नहीं बोला है। ये नहीं बोल रहे कि एवरी ईयर 10% लीव होंगे, 2 साल में टोटल 10% लीव होंगे। द फेयर वैल्यू ऑफ चार्ज एट ईच ईयर एंड आर एज बिलो। ये हमें डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स का फेयर वैल्यू दिया गया है। 10% ऑफ एम्प्लॉइज लेफ्ट बिफोर द एंड ऑफ 2006। जो हमने सोचा था वही हुआ। यहाँ पे लिखा था कि भाई 10% लीव होंगे और एक्चुअली भी 10% ही लीव हुए। ऑन 31 December X7 when the intrinsic value was 10,
6 एम्प्लॉयज एक्सरसाइज देयर ऑप्शन। हमने स्टार्ट किया है ये हमारा ऑप्शन X5 से, 1 1 X5, X5 और X6 2 साल हमारा वेस्टिंग पीरियड है, और X6 और X7 में एम्प्लॉयज एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया कि 6 एम्प्लॉयज एक्सरसाइज देयर ऑप्शंस। कब एक्सरसाइज किया? X7 में। एंड द रिमेनिंग 30 एम्प्लॉयज एक्सरसाइज देयर ऑप्शन एट द एंड ऑफ X8। फाइन, व्हेन द इंट्रिंसिक वैल्यू वाज इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ 12। हाँ, ओके, फाइन, हम प्रोविजनिंग स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये 4 साल का दिया गया बेसिकली। अगर हम समझे तो क्वेश्चन में 4 साल का डेटा था। X5 फर्स्ट ईयर, X6 ये हमारा वेस्टिंग पीरियड था, फिर X7 और X8 हमारा एक्सरसाइज पीरियड है, जहां पे एम्प्लॉयज अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। चलिए, हम स्टार्ट करेंगे प्रोविजन 31 दिसंबर X5। एम्प्लॉय आई मीन एंट्री क्या होगा? एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जो कि पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी। अगर हम इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं तो हम हेड यूज करते हैं एसबीपी रिजर्व इक्विटी, लेकिन अगर हम कैश देने वाले हैं तो इट्स अ लाइबिलिटी फॉर अस। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हम सब ने पढ़ा है कि जहां पे भी हमारा ऑब्लिगेशन होता है टू पे कैश, तो उसे हम लाइबिलिटी बोलते हैं। यहाँ पे भी वही, देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू पे कैश, इसलिए हमारा लाइबिलिटी है। फाइन, टोटल कंपनी के पास 1000 शेयर्स 40 एम्प्लॉयज को देना है, और यहाँ पे लिखा गया था कि 10% एम्प्लॉय शायद, कंपनी का एस्टिमेशन है कि लीव होंगे। फाइन, आज हम यहां पे हैं और हमें एस्टिमेट करना है कि भाई ये डेट पे कितने एम्प्लॉयज होंगे जो अपना राइट्स एक्सरसाइज कर पाएंगे। चलिए, टोटल 40 एम्प्लॉयज है, उसमें से वी आर एक्सपेक्टिंग कि 10% लीव होंगे, तो 36 एम्प्लॉयज एट द एंड ऑफ 2 इयर्स होंगे जो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे वेस्टिंग कंडीशंस को। उनको हम 1000 शेयर्स देंगे, तो इन शॉर्ट 36,000 शेयर्स हो गया। इनटू, अब हमें प्रोविजन करना है, तो प्रोविजन के लिए तो ऑलवेज हमें फेयर वैल्यू यूज करना है 12। फर्स्ट ईयर के एंड पे फेयर वैल्यू 12 है। ये हमारा टोटल लॉस हो गया है, और इसको हमें 2 साल में डिवाइड करना है, क्योंकि हमारा वेस्टिंग पीरियड जो है वो 2 साल है। तो 36 into 1000 into 12 डिवाइड बाई 2, तो 2,16,000 का टोटल प्रोविजन होगा। 2,16,000 का हमारा प्रोविजन हुआ। ओके, चलो, ईयर 1 ओवर। अब हम ईयर 2 पे आते हैं। 2,16,000 का प्रोविजन। फिर सेकेंड ईयर का आते हैं 31 दिसंबर X6। फिर से हमें प्रोविजन करना है, एंट्री सेम, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी लाइबिलिटी। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेकंड ईयर के एंड में कितने, यहाँ पे लिखा गया था कि 10% ऑफ द एम्प्लॉयज लेफ्ट बिफोर द एंड ऑफ X6, मतलब सेम 36 एम्प्लॉयज, 40 एम्प्लॉयज टोटल थे, और एक्चुअली भी 10% गए, जो हम सोच रहे थे वही हुआ। तो 36 एम्प्लॉयज है अल्टीमेटली, इनटू हर एक को 1000 शेयर्स देना है। और यहाँ पे अभी हमारा फेयर वैल्यू क्या है ये डेट पे? ₹8। सेकेंड ईयर के एंड में फेयर वैल्यू है 8। तो टोटल लॉस ये हो गया 36,000 into 8, दैट इज 2,88,000, और उसमें से हमने ऑलरेडी 2,16,000 का प्रोविजन हमने ऑलरेडी कर दिया है। तो अब हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे 72,000 का। हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे 72,000 का। चलो, सेकेंड ईयर भी डन, आई होप यहां तक समझ गया। तो हमने 2 साल तक का हमने प्रोविजन कर दिया, हमारा वेस्टिंग पीरियड ओवर हो गया। अब हमें एक्सरसाइज पीरियड पे जाना है। अब एक्सरसाइज पीरियड में क्या हुआ है देखना जरा। यहाँ पे अगर हम ये पैरा रीड करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है ऑन 31 दिसंबर व्हेन द इंट्रिंसिक वैल्यू वाज 10, 6 एम्प्लॉयज एक्सरसाइज देयर ऑप्शन। इस डेट पे सिक्स एम्प्लॉयज ने 6 एम्प्लॉयज ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, और व्हेन द इंट्रिंसिक वैल्यू वाज, when the intrinsic value was 10 rupees, I think, yes, when the intrinsic value was 10, इस डेट पे जब हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू 10 रुपीज था, 6 एम्प्लॉयज ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, और ऑब्वियसली रिमेनिंग 30 एम्प्लॉयज ने नेक्स्ट डे ऑप्शन एक्सरसाइज किया, और वो दिन पे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या था? when the intrinsic value of the option was 12 was equal to the fair value, और उसका वैल्यू था 12। फाइन, इन शॉर्ट X7 में 6 एम्प्लॉयज ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, और X8 में रिमेनिंग 30 एम्प्लॉयज ने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज किया।
चलो तो यहां पे आते हैं। अब 31 दिसंबर X7 पहले, सबसे पहले तो 6 एम्प्लॉयज ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, तो मुझे उनको पेमेंट करना है, तो एंट्री पेमेंट हम एसबीपी से ही करेंगे। एसबीपी लाइबिलिटी टू बैंक, एसबीपी लाइबिलिटी, हमने जो प्रोविजन क्रिएट किया उसमें से हम पेमेंट करेंगे टू बैंक। अमाउंट 6 एम्प्लॉयज है, हर एक को 1000 शेयर्स देना है। 6 एम्प्लॉयज, हर एक को 1000 शेयर्स देना है, मतलब 6000, और इंटू इंटू इंट्रिंसिक वैल्यू जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, इस पैरा में जो हमने पढ़ा था कि जिस दिन पे एम्प्लॉय एक्सरसाइज करेंगे वो दिन पे जो भी अप्रिसिएशन होगा वो पे किया जाएगा, और उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितना था हमारा, 10 रुपीज था ऑन 31 December X7 when the intrinsic value was 10। तो यहां पे हमने 10 रुपीज का पेमेंट किया है इंटू 10, 6000 इंटू 10 विच मीन्स हमने 60,000 का पेमेंट किया होगा। ओके, अब हमें रिमेनिंग एम्प्लॉयज के लिए, 30 एम्प्लॉयज के लिए हमें प्रोविजन क्रिएट करना है। तो ऑन द सेम डेट एंट्री एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में पीएनएल टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी, हमें प्रोविजन क्रिएट करना है। अच्छा, ये एंट्री उल्टा भी हो सकता है, एक्चुअली हमें पहले अमाउंट चेक कर लेना चाहिए था, फिर एंट्री पास करना चाहिए। कि ये एंट्री उल्टा भी हो सकता है, कभी कभी हो सकता है कि हमने ज्यादा प्रोविजन क्रिएट कर दिया है, रेट गिर गया है, उसका जो फेयर वैल्यू वो गिर गया, तो हमें कम प्रोविजन करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। चल देखते हैं इसमें क्या है। अगर वैसा होगा तो मैं एंट्री मैं उल्टा कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। फाइन। अब हमारे पास 30 एम्प्लॉयज है, देखो हमारे पास 30 एम्प्लॉयज बचे हैं, हर एक को 1000 शेयर्स देना है इनटू। अब मैं जब प्रोविजन करूंगा तो इंट्रिंसिक वैल्यू का लूंगा कि फेयर वैल्यू का, तो ऑब्वियसली हम फेयर वैल्यू का लेंगे, पेमेंट इंट्रिंसिक वैल्यू पे, पर प्रोविजन तो फेयर वैल्यू पे ही होगा। तो फेयर वैल्यू है 31 December X7 में 13 रुपीज। तो हम 13 रुपीज से प्रोविजन क्रिएट करेंगे, हम 13 रुपीज से प्रोविजन क्रिएट करेंगे, विच मीन्स ये मुझे इतना चाहिए। देखो कितना हो गया, 30 एम्प्लॉयज इंटू 1000 शेयर, दैट इज 30,000 शेयर्स इंटू 13। तो हमें 3,90,000, हमें 3,90,000 का टोटल प्रोविजन रिक्वायर्ड है। अब इसमें से हमारे पास कितना प्रोविजन ऑलरेडी है वो देखें, हमारे पास कितना प्रोविजन ऑलरेडी है। हमने ईयर 1 में देखो 2,16,000 का प्रोविजन क्रिएट किया था, फिर ईयर 2 में 72,000 का प्रोविजन क्रिएट किया था। हमने ईयर 1 में 2,16,000, फिर हमने 72,000 का प्रोविजन क्रिएट किया था, लेकिन फिर ईयर 3 में हमने 60,000 का यहाँ पे एसबीपी लाइबिलिटी डेबिट मतलब पेमेंट कर दिया था, तो उतना ये कम हो जाएगा, उतना ये पेमेंट कम हो जाएगा 60,000, विच मीन्स एट प्रेजेंट हमारे पास प्रोविजन कितना है, 2,16,000 प्लस 72 माइनस 60,000, 2,28,000 का प्रोविजन हमारे अकाउंट में ऑलरेडी है। आई होप ये पॉइंट समझ गया होगा। बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने चेक किया कि मेरे प्रोविजन में कितना बैलेंस है, और उसके लिए हमने क्या किया, जो भी हमारा जो भी हमारा एसबीपी लाइबिलिटी है, 2,16,000, 72,000, दोनों क्रेडिट ऐड किया, और ये जो डेबिट है हमने लेस कर दिया। डेबिट मतलब उतना अमाउंट ऑलरेडी हमने पे कर दिया, उतना ऑलरेडी यूज हो चुका है। फाइन। तो अब हमें कितना प्रोविजन क्रिएट करना है, हमें रिक्वायर्ड है 3,90,000, और हमारे पास 2,28,000 का ऑलरेडी प्रोविजन पड़ा है, तो 1,62,000 का प्रोविजन हम और क्रिएट करेंगे, और दिस वे हमारा प्रोविजन हो गया 3,90,000। तो ये ईयर भी ओवर हो गया है। अब हम नेक्स्ट ईयर पे आते हैं 31/12/X8, फिर से हम पेमेंट करेंगे 31/12/X8, हम पेमेंट करेंगे क्योंकि अब तो 30 एम्प्लॉयज ने एक्सरसाइज किया है ना। एंट्री वही एसबीपी लाइबिलिटी, एसबीपी लाइबिलिटी टू बैंक, हमें पेमेंट करना है एसबीपी लाइबिलिटी टू बैंक। 30 एम्प्लॉयज 1000 शेयर्स लेंगे, 30 एम्प्लॉयज 1000 शेयर्स लेंगे, और वो दिन पे हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, यहां पे लिखा गया लास्ट पैरा में, व्हेन okay, remaining 30 employees exercise their option at the end of 2000X8 when the intrinsic value of each SaaS was equal to the fair value of 12। लास्ट डेट पे तो इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू के इक्वल होना ही है, क्योंकि इसके आगे तो हमारा स्कीम जा नहीं रहा है। ये 4th ईयर है, 2 साल वेस्टिंग पीरियड था, 2 साल एक्सरसाइज पीरियड है, और एक्सरसाइज पीरियड भी खत्म हो गया, तो इसके आगे तो जाएगा नहीं, इसीलिए फेयर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू सेम होगा।
दैट इज द रीजन। 12 रुपीज पे हम पेमेंट करेंगे, तो 30,000 इंटू 12 दैट इज 3,60,000 का हम पेमेंट करेंगे। लेकिन हमारे प्रोविजन में 3,90,000 था, जो अक्यूमुलेटेड बैलेंस था वो 390 था, क्योंकि हमने उतने का प्रोविजन किया था, टोटल 3,90,000, पर पेमेंट तो 360 हुआ, मतलब हमारे पास 30,000 ज्यादा पड़ा है। और जो ज्यादा पड़ा है अब उसका क्या करोगे? अब तो स्कीम खत्म हो गया, तो उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। चलिए, तो ऑन द सेम डेट एसबीपी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, अमाउंट तो 30,000 आएगा। कहां से आया 30,000? अमाउंट 30,000 है, 3,90,000 और 3,60,000 का डिफरेंस, इन द सेंस अकाउंट में, एसबीपी लाइबिलिटी अकाउंट में 3,90,000 का टोटल प्रोविजन था, पर हमने पेमेंट किया 30 एम्प्लॉयज को 3,60,000 का, तो 30,000 का एक्सेस प्रोविजन है, अब उसकी जरूरत नहीं है, तो उसे हम ट्रांसफर कर देंगे। अब बच्चे ऑफन कंफ्यूज होते हैं कि ये भी ट्रांसफर कहाँ पे होगा, पीएनएल में होगा कि रिटेन अर्निंग्स, तो ये जाएगा पीएनएल। ध्यान रखो, लाइबिलिटी जो होता है वो ऑलवेज पीएनएल के थ्रू जाएगा। और अगर ये एसबीपी रिजर्व होता, एसबीपी रिजर्व इक्विटी, अगर ये वो शेयर्स वाला बात होती, तो फिर इन दैट केस ये रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर होता। लेकिन क्योंकि ये लाइबिलिटी है, इसलिए ये और ये पीएनएल में जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये सब खत्म किया। आई होप तुम्हें इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ गया, और सार्स का कॉन्सेप्ट भी समझ गया होगा। बच्चे जनरली कंफ्यूज रहते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, फेयर वैल्यू में, वो दो चीजों में कंफ्यूज होते हैं। ओके, चलो, विद दिस आई स्टॉप द वीडियो, चलो बाय।